लेमन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आपको हम आज रूबरू कराएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो बीमारियों को दूर तो करता है एक नई विधा से, एक पुरानी विधा से नए अंदाज में। जी हाँ, हम बात करेंगे डॉक्टर जाहिद नूरानी से, जो एमडी हैं होम्योपैथ के, और साथ ही साथ एक लुप्त होती विधा के को संभाल कर सहेज कर रखा है उन्होंने। जी हाँ, वो नाड़ी विशेषज्ञ हैं। बात हम जाहिद नूरानी साहब से करें इससे पहले हम आपको बता दें कि डेंगू एक ऐसी बीमारी के रूप में पैर पसार रहा है मुंबई में, जिसकी धमक ने कई जानें ले ली हैं। मुंबई और आसपास के शहरों में, गांव में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैली है। इन सब विषयों पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे अपने संवाददाता, हमारे साथी संजय मिश्रा हमारे साथ होंगे इस विषय पर डिटेल देने के लिए। पहले हम आपको बताते हैं कि क्या ये बीमारी, इस बीमारी से जुड़ी हमें आपको खबर दिखाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाहिद नूरानी साहब के पास आपको ले चलते हैं। महाराष्ट्र में डेंगू का लगातार बढ़ता कहर। डेंगू की वजह से अस्पतालों में पीड़ितों की लंबी लंबी कतारें आसानी से देखी जा सकती हैं। डेंगू पीड़ितों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसके लिए अस्पताल भी कम पड़ने लगे हैं। डेंगू के शिकार केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि केईएम अस्पताल के 2 डॉक्टर तो हिंदुजा अस्पताल का 1 डॉक्टर ग्रसित है। पिछले महीने केईएम अस्पताल में डेंगू के चलते एक डॉक्टर की मौत भी हो चुकी है। मुंबई से सटे ठाणे जिले में डेंगू का प्रकोप तो इस कदर बढ़ा कि एक ही बिल्डिंग के 25 लोग डेंगू की चपेट में आ गए। इस घटना से साफ पता चलता है कि डेंगू किस तरह महानगर में लोगों के जीवन पर हावी हो रहा है। जे कर्मचारी घरोघरी तपासणीला येत आहेत त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करावं व कोणालाही फवारणी करण्यासाठी अथवा रक्त देण्यासाठी किंवा माहिती देण्यासाठी विरोध करू नये आणि घाबरून जाण्याचं कोणतेही कारण नाही। महापालिका सर्वपरीने पूर्ण क्षमतेने सुरक्षा प्रतिबंध करण्यासाठी कामाला लागलेली। मुंबई में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए मनपा प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। डेंगू के प्रति जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मनपा ने सोशल मीडिया सहित कई अन्य तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत पिछले कुछ दिनों के भीतर डेंगू के लार्वा पाए जाने के कारण 13,215 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। वहीं डेंगू के लार्वा वाले 1,300 स्थानों को नष्ट भी कर दिया गया। डेंगू का कहर रोकने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। घर के साफ सफाई जितने अहम है, उसके साथ ही कूड़ा करकट को भी बाकायदा कूड़ेदान में फेंकना होगा। इसके अलावा डेंगू से निजात पाने के लिए सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो चुका है। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देख इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि क्या बढ़ते डेंगू के प्रकोप से बीएमसी लोगों को निजात दिला पाएगी। क्या बीएमसी की जो यंत्रणा है वह डेंगू पर लगाम कस पाने में पूरी तरह सार्थक है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका निदान आज नहीं तो कल महानगर पालिका को निकालना ही होगा। पूनम यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। और हम बात कर रहे हैं एक जानलेवा बीमारी डेंगू की। डेंगू एक जानलेवा बीमारी क्यों बना, कैसे बना और इसकी चपेट में आने के कई कारण रहे हैं। उन कारणों पर इसके निदान कैसे हो सकते हैं, इस प्रकोप से बचा कैसे जा सकता है, इस पर लेमन न्यूज़ के माध्यम से हम एक पहल कर रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं। हम एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और तमाम तरह की बीमारियों तरीक़ों से किस तरह से आप इलाज कर सकते हैं, इस विषय पर हम एक मुहिम चलाने की सोच रहे हैं और इसमें आपका भी सहयोग चाहेंगे, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर जाहिद नूरानी साहब हैं। नूरानी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने देखा एक जानलेवा बीमारी इस शहर में, आप चूँकि इंदौर से आते हैं, 10 दिनों का 11 दिनों का क़याम मुंबई में करते हैं, यहाँ के लोगों को देते हैं, आप मेडिकल राय देते हैं, उनका इलाज करते हैं। इन दिनों जब आप आ रहे हैं तो ज़रूर
डेंगू के मरीज आपके पास भी आ रहे होंगे, तो क्या पाया आपने? देखिए, मैं आपको पहले एक शॉर्ट में बता दूं कि डेंगू एक अरबो वायरस है जो एबिस मॉस्किटो के द्वारा, जहां पर बारिश की सीज़न में पोखर भर जाते हैं, कचरा होता है, वहां से ये स्प्रेड होता है। ये वायरस की, ये मच्छर के थ्रू ये काबिलियत होती है कि एक से दूसरे को ये फैलाने का काम करता है, आपको, आपसे दूसरे को। तो ये वायरस को आपको गंदगी से बचना चाहिए, पोखर पानी के नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स से भी इलाज होता है और एक साइंस से भी होता है। आपको इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो तुरंत केयर करने से इमीडिएट रिलीफ मिलती है। कई बार आदमी हॉस्पिटलाइज होता है, जैसे हम एज एलोपैथिक इलाज करते हैं तो हमें एडमिट होना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत सारी प्रोसेस से निकलना पड़ता है, जो हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके। अव्वल तो डॉक्टर साहब लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि डेंगू हुआ है। बुखार एक वायरल की तरह लगता है, वायरल बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। लोग नॉर्मली अक्सर डॉक्टर के यहाँ जाना भी अवॉइड करते हैं। ऐसे में डेंगू है ये अंतिम चरण में पता चलता है जब मेडिकल उसका चेकअप, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तब? जी, इसमें 2 प्रोसीजर है जी। एट फर्स्ट आपको बीमारी आती है तो पहले ही आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर आप साइंस की तरफ झुकते हैं जी। तो इन्वेस्टिगेशन में फाइंड आउट हो जाता है। आप उसके बाद अगर आप, जैसे हम नाड़ी वेद है, हम लोग नाड़ी से सब कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं एट फर्स्ट। जैसे आपको मैं साधारण सी बात बताता हूँ कि आपको वॉमिटिंग हुई, आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है, पेट में दर्द, हैवीनेस, सर दर्द, चक्कर, वर्टिगो, ये वायरल में भी सिम्टम्स होते हैं। ये टाइफाइड में भी आते हैं, मलेरिया में भी आती है, कम भी होना। तो आदमी कन्फ्यूजन में रहता है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि डेंगू है। तो सिम्टोमेटिकली अगर आप नब्ज हम देखते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे तो तुरंत इलाज सिम्टम्स से होगा। वहाँ डिसीज़ के नाम की ज़रूरत नहीं है कि टाइफाइड है, डेंगू है, वायरस है कि क्या है। वहाँ पर सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं और शास्त्रों में मालिक ने अवतार के जरिए हर जड़ी का सिम्टम्स दिया है। उस सिम्टम्स में आप फिट बैठते हैं, दे दी जाएगी, आप क्योर हो जाएंगे। वहाँ आपको कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रूप है कि हम एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, बिगड़ डॉक्टर के पास जाए लेते रहते हैं, और एज ए साइंटिस्ट डेंगू का फाइंड आउट बहुत लेट होता है। ऐसे में डिसीज़ अंदर तक बहुत फैल जाती है और तब बड़ी परेशानी होती है। तो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे में ही अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो जल्दी रिलीफ मिलता है। यानी पता चले आपको बीमारी के पहले चरण में ही जी, किसी शिक्षित और जानकार डॉक्टर के पास पहुंचना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पहले ही सिम्टम्स पता चले आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि सिम्टम्स पता चलने पर उसका और भी बेहतर तरीके से इलाज हो सके। डॉक्टर जाहिद नूरानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हम चलते हैं अपने साथी, अपने सहयोगी संजय मिश्रा के पास, जिनके पास कुछ आंकड़ों के आधार पर वो हम बताते हैं मुंबई और उसके आसपास की क्या स्थिति है। नांदेड़ से भी ऐसी खबरें। मुंबई में 665 के आंकड़ों को पार कर चुका है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 1657 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और खास करके मुंबई में सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है केईएम अस्पताल को। केईएम अस्पताल के डॉक्टर खुद इस भयानक डेंगू बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले दिनों एक डॉक्टर की मौत भी हो चुकी थी और आज जो वर्तमान स्थिति है वह बद से बदतर है। जो सरकारी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वह महज मरीजों के उस दाखिले के आधार पर सामने आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में देखा जाए, निजी अस्पतालों में देखा जाए तो मरीजों की संख्या 2 गुनों से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। और खास करके नवंबर 2013 में जो आंकड़ा था डेंगू के मरीजों की संख्या का, उससे 3 गुना आंकड़ा अब तक सलमान जी साल 2014 के अब तक ये आ चुके हैं और लगभग ये आंकड़ा अब पार भी हो चुका है। और खास करके बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसका एक सालाना आर्थिक बजट 32,000 करोड़ से भी अधिक का है, स्वास्थ्य विभाग उसका समय समय पर जागरूकता अभियान छेड़ता है, लेकिन उनके भी समझ के परे है कि आखिर इस बीमारी से लोगों को निजात समय रहते कैसे दिलाई जाए। चूंकि वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। एकदम ताजा जानकारी के अनुसार बीती रात अंधेरी पूर्व में एक 3 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया। 4 दिन से वह बीमार थी, उसे हॉली फैमिली अस्पताल में
अंधेरीपुर में स्थित है, वहां पर इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। और अभी अभी जो जानकारी हमारे पास आई है सलमान जी, नांदेड़ में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और खास करके अब यह आंखों की किरकिरी बन चुकी है। अभी इस पर नकेल कस पाने में प्रशासन कितना कामयाब हो पाएगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तक कोई भी फलसफा खास करके इस बीमारी से निजात दिला पाने में प्रशासन जो है वह सफल नहीं हो पा जी, रहा। प्रशासन के बस का ये मामला अब नहीं रह गया। प्रशासन अपने आप को बेबस पा रहा है। इतनी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन के साथ साथ जिम्मेदार हम खुद भी हैं। हमने इस विषय को लेकर कितनी जागरूकता निभाई, प्रशासन ने जब जब जागरूकता अभियान चलाए हमने कितना उनका सहयोग किया, ये भी एक सोचने का विषय होगा। संजय जी, बहुत संक्षेप में सरकारी स्तर पर इस मामले में क्या पहल की जा रही है? हम आते हैं उसके बाद डॉक्टर नूरानी साहब के पास कि इस बीमारी से बचाव किन किन तरीकों से किया जा सकता है, बहुत संक्षेप में। बताना चाहूंगा कि शिवसेना का परचम लहरा रहा है पिछले 30 सालों से अधिक समय से बृहन्मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर। और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने तमाम नेताओं के साथ उन्होंने मुंबई के महापौर बंगले पर एक मीटिंग ली थी, जहां पर सरकारी महकमे के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे और उनके बीच में उन्होंने हिदायत तो दी है, लेकिन उस प्रकार से मुहिम भी छेड़ी गई है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी, जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी होती है, उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी होती है। अपने इलाके की, अपने घर की, अपने जहां वो रहते हैं उस परिसर की साफ सफाई समय रहते करना, यह उनका कर्तव्य है और ऐसा हो नहीं पा रहा है। और अब तो ज्यादा करनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, पीएमओ की तरफ से भी, प्रधानमंत्री भी इस मुहिम को शामिल कर चुके हैं। केवल बड़ी बड़ी सोसाइटियों और बड़े बड़े नामों के जरिए इस अभियान को चलाए जाने का नाम ही स्वच्छता अभियान नहीं कहलाएगा, बल्कि घर घर से अगर इस तरह की सफाई होगी, स्वच्छता अभियान घर घर से मोहल्लों मोहल्लों में, खासकर स्लम्स में चलाए जाने की जरूरत है, तभी स्वच्छ भारत अभियान सफल माना जाएगा। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंकड़ों के जरिए आपने बहुत खूबसूरती से और प्रशासन के जरिए किए जाने वाले कामों का भी आपने ब्यौरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय मिश्रा हमारे साथ थे और इस बीमारी पर एक महाराष्ट्र में डेंगू जिस तरह से कहर बनकर बरस रहा है, महाराष्ट्र में पीड़ितों की संख्या लगभग 3565 हो चुकी है। केएम अस्पताल में 4 डॉक्टर्स भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। जब डॉक्टर खुद चपेट में आ जाए तो बेचारे करेंगे क्या। पुणे सहित नांदेड़ वगैरह में भी तेज़ी से पैर पसार चुका है डेंगू। वर्धा में भी 4 मृत्यु हो चुकी है, 250 के आसपास पीड़ित हैं। अकोला में भी 326 पीड़ित हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अरबो वायरस से ये फैलता है डेंगू। एबिस साइडिस एजाइटी मच्छर है प्रमुख कारण। बारिश में फैलता है ये जीवाणु, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं जीवाणु। एक रोचक तथ्य इस बीमारी को लेकर यह है कि स्लम्स वगैरह में, डॉक्टर नूरानी साहब, ये अजीब सा मामला है। डेंगू स्लम्स की अपेक्षा बड़ी सोसाइटियों में ज़्यादा तरीके से अपने लोगों को चपेट में ले रहे हैं। क्या कारण है इसके? इसका कॉज है, हम लोग जैसे हमारा शरीर बहुत पॉश लोकेलिटी में लेते हैं तो हम लोग बहुत अपने आप को हर चीज़ से बचाते हैं। हमारा शरीर का मिजाज कमज़ोर रहता है, हमें हर चीज़ की आवश्यकता रहती है। एक गरीब होता है, वो कहीं भी सो जाता है, बिगर कपड़े के ठंड में रह सकता है, उसको उसका शरीर उस प्रकार से ढल जाता है। तो जहाँ नाजुक मिजाज होता है वहाँ इसका अटैक ज़्यादा होता है। नंबर 2, उसमें बॉडी रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर होता है और जो मध्यम वर्ग की गरीब क्षेत्र के लोग रहते हैं इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत पावरफुल होता है। इस वजह से वहाँ पर फैलता नहीं है। फिर हम लोग बहुत पानी की सुविधा, बिस्लरी, ये वो, उस पर हम चलते हैं। हमने अपने आप को डेलिकेट बना लिया है। एक आपका अक्सर जब भी आपसे बात होती थी आप कहते थे कि हम प्राकृतिक चीज़ों के बजाय केमिकल युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं। बहुत बड़ा कारण ये सब भी है, तो वो क्या चीज़ है? जी सलमान भाई, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जैसे ये डेंगू अलग अलग तरीके से फैलता है, क्लासिकल, हेमेरेजिक्स और एड्रोपेट्स वगैरह इसका कार्य नहीं।
लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर होता है हेमोरेजिक, जो कि अगर डेवलप होता है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उसमें ब्लड के स्टूल और आपके गम्स से ब्लड आने लगता है, ये सब चीज़ें शुरू होती है, वो मोर डेंजरस चीज़ होती है। और अगर ये और ज़्यादा स्प्रेड होता है तो आदमी कोमा में भी जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी लोग जिंदा रहते थे हमारे पहले, और उनकी उम्रें भी 100-100 साल हुआ करती थी। क्या उस समय इन्वेस्टिगेशन थे? क्या उस समय केमिकल था? क्या उस समय सब्साइड किया जाता था? तब लोग शास्त्र पे चलते थे। अवतार भगवान, अवतार, शास्त्र, जड़ी और नेचर की रिपेयरिंग, ये हर धर्म के शास्त्रों में लिखा गया है। क्या हम शास्त्र की तरफ गए? हमने गीता, कुरान, बाइबल, गुरु गोविंद पंथ की स्टडी की? नहीं की। उसमें साफ लिखा गया है कि नेचर को रिपेयर करना है तो जड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए। अवतार खुद कहता है कि मैं अवतार हूँ, इसके बाद मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसके बाद भी जड़ी का सेवन करता हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा पपैये का झाड़ है आपके सामने, पपैये के पत्ते को आप साफ कर लीजिए, और ये स्प्रेड होती बीमारी वालों से मेरी हिदायत है कि उसको साफ करके उसका जूस पीजिए। होम्योपैथी में एक चेलिडोनियम क्यू मिलता है, जिसकी 10-10 ड्रॉप इमीडिएट शुरू कर दीजिए। एम्फ्लूजिनम 200 पोटेंसी की दवा का सेवन शुरू कर दीजिए। चीनियम सल्फ जो है 1 ml में लाइए और उसका सेवन शुरू कर दीजिए। और चियोएंथस क्यू, इसको आप शुरू कर दीजिए दिन में 3 बार, ड्रॉप से तो 10 ड्रॉप दिन में TDS, और अगर आप गोलियां हैं तो दिन में 3 बार। मैं कहता हूं ये स्प्रेड नहीं होगा, वहीं क्योर हो जाएगा। हमारे पास तमाम बिगड़े हुए केस आते हैं, चूँकि हर आदमी की क्षमता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन कराए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए, ब्लड चढ़ाए, इतना क्रॉनिक होने के पहले। ये जिन दवाइयों के और जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, हम चाहेंगे एक बार और उन्हें संक्षेप में बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ, एक दवा का नाम लिखिए आप, चेलिडोनियम क्यू जी, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार पानी में पीना है। नंबर 2, चीनियम सल्फ करके मेडिसिन आती है, जो 1 ml में लीजिए, 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप साफ पानी में लीजिए। इम्फ्लूजिनम 200, उसकी 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार लीजिए। चियोएंथस क्यू, जिसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लीजिए पानी में। या आप 4 दवा का कॉम्बिनेशन दीजिए, और पल्सेटिला 200 को पानी में घोल के 20 गोली, उसका पानी आप निथार के पीजिए। आपके प्लेटलेट काउंट लेवल पे आ जाएंगे, आपको बुखार ठीक होने लगेगा। इसके अलावा भी फेरम फॉस मेडिसिन आती है, जो बायोकेमिक में 6 पोटेंसी में 4 टेबलेट दिन में 3 बार लीजिए। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बैठ के क्योर हो सकते हैं। हम जिन दवाइयों का जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर साहब जिसका प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं आपको, हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप नोट कर रहे होंगे और इनको आप इनका सेवन करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ, एक डॉक्टर साहब की इस बात से हम सब सहमत हो सकते हैं, होना भी चाहिए कि जितना भी हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, बीमारियां उस कदर हमें घेर रही हैं। प्राकृतिक स्रोतों का लाभ न लेना भी बीमारियों को दावत देने का बहाना बन रहा है। ऐसे में हमें अपनी प्राकृतिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी नैसर्गिक होना पड़ेगा। केमिकल और उसके ज़रिए उसके दुष्प्रभावों से जग जाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनसे दूर जा रहे हैं। तो सब ऐसी चीज़ों का वो क्या चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ किया जाए ऐसी बीमारी में? सबसे पहले तो बारिश में जो गड्ढे भरते हैं उसमें दवाओं का छिड़काव हो जाना चाहिए, या गड्ढे नहीं भरना चाहिए। ज़्यादातर ये कीटाणु बारिश में भरे हुए गड्ढे, जिसको हम केयर नहीं करते हैं, वहाँ से ही पनपता है। ये वायरस, बारिश में अरबो वायरस आता है, और ये होता है गड्ढे, पानी के गड्ढे, नाले, इनसे हमें बचना चाहिए, साफ़ सफाई रखवाना चाहिए, वहाँ दवाओं का छिड़काव होना चाहिए। बारिश आते ही इन गड्ढों के ऊपर दवाओं का छिड़काव होने से बहुत बड़ी बचत हो जाती है। हम जहाँ फल, पौधा, पत्ते, सब्जी, तने जहाँ हम लोग खाते हैं, वहाँ पर भी अब ऑर्गेनिक अब चला है। शास्त्रों में इन सब चीज़ों का पहले जिक्र हो चुका है, आज हम वापस धीरे धीरे शास्त्रों पे आ रहे हैं। हर चीज़, हर बीमारी, हर नेचर की क्योर दी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, खाली आप पपैये का झाड़ आपके पास है, हर एक के यहाँ मिल जाता है। उसके पत्ते को आप साफ करके उसका जूस बना लीजिए, और आप प्लेटलेट्स काउंट देख लीजिए, और उसके जूस पीने के बाद 2 दिन में प्लेटलेट्स काउंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। दवाइयों के नाम डॉक्टर साहब दोबारा
लोग जानना चाह रहे हैं, थोड़ा धीमे से बताएं, धीमे धीमे बताएं दवाइयों के नाम। एक चेलिडोनियम क्यू, जी, जिसको 10-10 बूंद पानी में दिन में 3 बार। चियोनेंथस क्यू 10-10 बूंद पानी में 3 बार। पहली एक क्या साथ भी फिर ले से सकते बताया? हैं। पहले कौन सी दवा बताई आपने? चेलिडोनियम, चेलिडोनियम। जी, चियोनेंथस क्यू, चियोएंथस एंथस क्यू। क्यू। पल्सेटिला 200, ये कितनी? ये 5-5 गोली दिन में 3 बार डालिए, थोड़ा ढक के रख दीजिए, सुबह उठ के वो पानी पीजिए। इससे आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत अच्छे पैमाने पर ऊपर आएगा। इवन आपको चीनियम सल्फ जो होता है, वो कंपी जो आपको पैदा हो रही है और जो आपके अंदर ठंड से सिम्टम्स, वोमिटिंग टाइम सेंसेशन, हेडेक, भारीपन, ये सब सिम्टम्स को क्योर करता है। इवन चाइना जो आता है, चाइना 30, ये जो है सिंकोना का झाड़ कहते हैं, जिसके कड़वेपन से आपका चेलिडोनियम, चियोएंथस, चाइना, पल्सेटिला, ये आपकी हो गई जी। चीनियम सल्फ मेडिसिन। जी, इतनी मेडिसिन और फेरम फॉस बायोकेमिस्ट्री में 6x पोटेंसी की दवा है, जिसकी गोली 4-4 दिन में 3 बार लीजिए आप। ये कॉम्बिनेशन आप 3 दिन खाइए। आप बुखार देखिए, क्या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उसको देखिए। करता है केमिकल पे डिपेंड करता है हर डिसीज में। और नेचर शास्त्र कहता है कि नेचर जो है उसको आप प्रिपेयर कीजिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना सर्जरी निकलती है ना किसी चीज़ की, क्योंकि आपका पार्ट बिगड़ते ही आपने कोई भी जड़ी ले ली मुंह में, नेचर खुद फंक्शन करेगा, तो आर्टिफिशियल की ज़रूरत नहीं है। किन किन चीज़ों से बचाव होना चाहिए? एक तो पानी का पोखर जो है, जी। इससे बचना चाहिए। दवाओं का छिड़काव रखना चाहिए। घरों के पास कचरा नहीं रखना चाहिए। जी। इवन जब भी ओपन चीज़ें जो बाजार में मिलती है, जैसे कि मान लिया आप जाइए, थैले पे सब चीज़ें मिलते हैं, फल फ्रूट ये वो, उसका अभी इस्तेमाल नहीं ज़्यादातर करना चाहिए। कुल मिला केमिकल पर डिपेंड होंगे, उतना आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरी चीज़, जो विधा समाप्त हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब नाड़ी विशेषज्ञ हैं, नाड़ी देखकर आपका मर्ज बताते हैं, ऐसी विधा को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुरानी परंपराओं को जीवित किया जाना चाहिए। ऐसी बीमारियों से बचने के लक्षण बताए जाने चाहिए। जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। लेमन न्यूज़ के माध्यम से इस अभियान का हम हिस्सा बन रहे हैं और हम आप तक ऐसी तमाम बीमारियों से बचने के इलाज बताने की कोशिश करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप आए, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास करने की भी बात बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर जाहिद नूरानी, नाड़ी विशेषज्ञ हैं, MD हैं होम्योपैथ के, जिन्होंने अपनी बातें रखी। डेंगू, इसका इलाज संभव है, बस आप में इच्छा शक्ति हो और इस बीमारी से लड़ने का एक तरीका आप ईजाद कर लें, जिसके लिए आपको प्राकृतिक सुविधाओं की तरफ लौटना पड़ेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़। दिलो दिमाग को सम्मोहित करता है। इस सम्मोहन की वाराणसी दौरे पर पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के जयापुर गांव को गोद लेकर आदर्श गांव बनाएंगे। मोदी कैबिनेट में बढ़ेगा शिवसेना का कद। शिवसेना सांसद अनिल देसाई को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना। बीजेपी के खिलाफ बना महामोर्चा। नीतीश कुमार, मुलायम, लालू सहित कई दलों के नेता दिखेंगे एक साथ।
मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान के चलते बड़ी कचरा पेटियों की मांग, जनता स्वच्छता को लेकर हो रही है जागरूक। और डेंगू का प्रकोप बढ़ा, थाने और मुंबई में डेंगू की जानलेवा बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सैकड़ों भर्ती। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को गोद लेकर पूरे गांव का विकास की बात कही है। जयापुर गांव में पिछले कई दिनों से पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही थी। बड़ा साइक्लोन आया, उसके कारण मेरा वहाँ जाना जरूरी था, उसके कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया। फिर कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन मैं आज 2 दिन के लिए आपके बीच हूँ। आपके प्रतिनिधि के रूप में हूँ, आपके सुख दुख के साथी के रूप में हूँ, आपके सेवक के रूप में आया हूँ। हमारे देश में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है। और कम पूंजी से ज्यादा लोग अपनी आजीविका चला सकते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें मजदूर और मालिक के बीच में खाई संभव ही नहीं है, दीवार संभव ही नहीं है। ऐसा क्षेत्र है। खेती में भी कभी किसान अगर मालिक है और मजदूर काम करता है तो खाई नजर आती है। ये एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां हो उसका मालिक हो, उसके काम करने वाले और कोई बाहर के लोग हो, लेकिन पूरा माहौल एक परिवार जैसा होता है। न कोई जाति बीच में होती है, न कोई संप्रदाय होता है, एक अपनेपन का माहौल होता है। और जैसे कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, बाने बुनते रहते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब की बात हो रही है ना, वो यही सामाजिक ताना बाना है जो हमें हर हथकरघे से, हर पावरलूम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। और लेकिन अगर समय रहते इन क्षेत्रों में अगर बदलाव नहीं आता है, इन क्षेत्रों में विकास नहीं होता है, तो आप काल बाह्य हो जाते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें एक तो कस्टमर को संतोष देना होता है। अब कस्टमर के पास आधुनिक युग में रोज नई वैरायटी आती है। वो पुरानी वैरायटी पे जाना नहीं चाहता, उसे नई वैरायटी चाहिए, नई प्रोडक्ट चाहिए, नई डिजाइन चाहिए, नया फैब्रिक चाहिए, नया। पतली गली थी, जो अमेरिका में जिस प्रकार का रहता है ऐसा नहीं, थोड़ी पतली गली थी। मुझे वहाँ ले गए और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पूरा मार्ग है इसे हमारे यहाँ बनारस स्ट्रीट के रूप में जाना जाता है। तो मैंने कहा क्या कारण है भाई, ये जरा थोड़ी संकड़ी है इसलिए है क्या, ये जरा नैरो है इसलिए है क्या? उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के जो टॉप मोस्ट टीचर्स हैं वे सब इसी इलाके में रहते हैं और इसलिए ये विद्वानों की जगह है। ई कॉमर्स के द्वारा ये जो विरासत है
इस विरासत का हम एक स्ट्रेटेजिकली यूज करें, हम ग्लोबल मार्केट को छूने का प्रयास करें और ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हम अपने आप को मॉडिफाई करें। मुझे विश्वास है कि हम इस पूरे उद्योग को और तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं और नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। भारत सरकार ने एक और भी निर्णय किया है कि ये बात सही है कि इस क्षेत्र में काम करने वालों को सरकार की मदद मिलना जरूरी है, आर्थिक सहाय आवश्यक है। और इसलिए हमने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना बनी है, बैंक में खाते खोले हैं, अब ये जो लाभार्थी होंगे